students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start the chapter Structure of Atom. We have already studied about the atomic theory proposed by John Dalton. Chapter Atom and Molecules में हम लोग ने बात की थी कि all matters are made up of atoms and atoms are the smallest particle of the matter which cannot be further subdivided. उस समय तक यही चीज नोन थी कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे सभी मैटर बनते हैं. ओके लेकिन बाद में कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जैसे आइसोटोप्स एंड सम रेडियो एक्टिविटी. व्हेन दीज फिनोमेना वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन, सो जॉन डॉल्टन की थ्योरी को काफी चैलेंज मिला. ओके नाउ दे वांट टू इन्वेस्टिगेट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द atom. So efforts were made by different scientists and they came to a conclusion that there are three types of subparticles present in an atom. Electrons जो हैं they are negatively charged particle, protons are positively charged particle and neutrons have no charge. Hence their name is neutron. Mass of electron is negligible. It is approximately 2000 times less than the mass of the protons and neutrons. So that means electrons are very lighter particles whereas protons and neutrons are heavier, and whole mass of the atom is just because of these protons and न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनके सामने जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो ना के बराबर है, दैट इज नेग्लिजिबल. इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था 1900 में जे थॉमसन ने और 1886 में यूगन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे पॉजिटिव पार्टिकल्स दैट आर प्रोटॉन्स. जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक ग्लास ट्यूब थी और उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया विच वॉज प्रोवाइडिंग इट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड इट वॉज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप. और वैक्यूम पंप क्या करता है, धीरे धीरे इसके अंदर जो गैस को फिल किया था उसके प्रेशर को रिड्यूस करता है. जो बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं एनोड. थॉमसन फाउंड दैट कि कुछ तरह की रेज दे वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड्स. ओके तो यहाँ पर उसने कंक्लूड किया कि बिकॉज ये नेगेटिव साइड से प्रोड्यूस हो रही हैं और मूविंग हो रही है पॉजिटिव की तरफ, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन. और इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज बिकॉज दिस रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कैथोड साइड. Okay, so cathode rays lead to the discovery of electron. The same type of experiment was performed by Goldstein in 1886. लेकिन यहाँ पर उसने कैथोड जो ली थी it was perforated cathode. Perforated मतलब the cathode was containing some holes और at a very high voltage and very low pressure. He observed that कि कुछ रेज जो हैं वो एनोड की तरफ से राइज हो रही हैं और वो इस परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करके उसके दूसरे एंड को ग्लो कर रही थी. सो ही नेम दिस रेज एज कैनाल रेज एंड ही सेड दैट दिस रेज आर मेड अप ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ओके और उन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन का. राइट, साइंटिस्ट हैव कम टू नो अबाउट द सब पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम. कि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ these small particles are arranged inside the atom. So now they started to work upon that what will be the structure of the atom. The very first effort made by the J.J. Thomson, he compared his model to the Christmas pudding, जिसमें उसने बोला कि जो पुडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज की बनी है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें कहीं कहीं प्लम की तरह या रेजिन्स की तरह एम्बेडेड है. मतलब पॉजिटिव चार्ज का पूरा हमारा स्फीयर में बना है और उसमें नेगेटिव जो है वो कहीं कहीं अरेंज है. ठीक है, जैसे ये. सो ही ऑल्सो कंपेयर्ड इट्स मॉडल टू द वाटरमेलन. द होल रेड पोर्शन can be considered as a sphere of the positive particles and जो seeds हैं उसको उसने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया और एक अपना मॉडल को प्रपोज कर दिया जिसके अकॉर्डिंगली उसने क्या कहा कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें कहीं कहीं एम्बेडेड हैं. और सेकंड पॉइंट उसने कंक्लूड किया कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है और उस पर कोई भी चार्ज
नहीं होता. But he could not explain the reason how these oppositely charged particles are arranged so close to each other. And next effort was made by Ernst Rutherford. He made an experiment in which he allowed a beam of fast moving alpha particles to fall upon a thin gold foil. Alpha particles कुछ रेज की फॉर्म में निकल रहे थे एंड these rays were produced by the material like uranium. Gold is a highly malleable metal, so he made the foil out of gold. वो thinnest foil चाहता था और उसने वो gold ले ली. He bombarded the fast moving alpha particles in the form of rays on this gold foil. He observed that maximum तो straight निकल गए. Okay, so most of the alpha particle passed straight through the gold foil and some of the alpha particle was slightly deflected by small angles. So very few means 1 out of 12,000. इतना कम proportion था जो rebound हुए back. So after performing this experiment, he came to the conclusion that most of the space inside the atom is empty. क्योंकि ज़्यादा एटम तो स्ट्रेट निकल गए थे तो उसने क्या कंक्लूड किया कि एटम के अंदर ज़्यादा जगह तो खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिली. व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली? अल्फा पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और जो हैवियर पार्टिकल्स थे उनका मास हीलियम एटम के बराबर 4 यूनिट मास के इक्वल था. ठीक है, तो उसने देखा कि सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स तो स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब ज़्यादा स्पेस एटम के अंदर खाली है और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो पॉजिटिव तो उनको डिफ्लेक्ट करते. ओके, एंड द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज कि कुछ पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से बेंड हुए बिकॉज उसका एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो समवेयर कहीं बहुत स्मॉल पोर्शन में कंसंट्रेटेड है, इसीलिए उसके पास से जो कोई पॉजिटिव पार्टिकल गए उनको एक स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई. राइट, सो दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. ओके, तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम की ज्यादा जगह तो खाली है और सेंटर में एक स्मॉल बॉडी के अंदर जिसको न्यूक्लियस कहा गया सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है. देन he said that the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. कि एटम का साइज जो है वो न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली 10 to the power 5 टाइम्स लार्ज है. तो एटम के कंपैरेटिवली तो न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड ना होकर सिर्फ एक बहुत स्मॉल पोर्शन में कंसंट्रेटेड है और उसी को नाम दिया गया nucleus. Right, so these were the 3 conclusions made by Rutherford. अब इन observations और conclusion के बेस पर Rutherford ने अपना एक मॉडल प्रपोज कर दिया जिसके salient features क्या हैं कि एटम जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उसके सेंटर में प्रेजेंट है. ओके, ना कि पूरा स्फीयर उसका बना है और मोस्ट ऑफ द मास, और वो हमें मालूम है सेंटर में अगर प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स आर मच हैवियर पार्टिकल्स दैन द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब एक पूरे एटम का मास उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है. देन ही सेड दैट न्यूक्लियस एज अ सेंटर है और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं जैसे सोलर सिस्टम में planets. ठीक है, so the size of the nucleus is very small as compared to size of the atom. Rutherford ने काफी हद तक एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की and he was successful also because he made the discovery of nucleus present inside the atom. ओके, अदर साइंटिस्ट ने उसको आर्ग्यू किया कि अगर एक सेंटर बॉडी पॉजिटिव के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो घूमती रहेगी तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा एंड इट विल कंटिन्यू अंडरगो एक्सेलरेशन. इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा और अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द nucleus and the atom will be unstable. So he could not explain the stability of the atom. So this model also has to face the rejection. Okay, so the next and we can say the final attempt was made by Niels Bohr. Niels Bohr ने 1913 में थोड़ी सी रदरफोर्ड के मॉडल में करेक्शन की कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और जिनको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। ओके, और एक एटम के अंदर इन ऑर्बिट्स का नंबर फिक्स है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ओके, और इन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया एनर्जी लेवल्स और शेल्स। ऑर्बिट्स को और शेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं के, एल, एम और एन शेल से। ओके, फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड द के शेल, सेकंड इज एल, एम और एन। So this was the most acceptable because इसने एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में भी फॉल नहीं होगा। ओके, सो एटम विल बी स्टेबल। लेटर शेडविक explain the presence of a third particle inside the atom that is known as neutron, particle having no charge and it is present in the nucleus along with the protons। तो अब एटम के 3 पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड neutron. Proton and neutron are present inside the nucleus and electrons are moving around this positive nucleus in well defined ऑर्बिट्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, दैट वाज आल्सो सजेस्टेड बाय बॉहर अलोंग विद ब्यूरी। बॉहर एंड ब्यूरी ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम भी प्रपोज की। दे सेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय a formula 2n square where n is the number of shell, यानी n अगर हम पहला शेल लेने हैं k जिसको हमने नाम दिया था, सो उसमें क्या है, अगर हम 2n square फॉर्मूला लगाएंगे, so k shell can get only 2 electrons, l will get 8, m will get 18 electrons and n shell can get only 32 electrons. The maximum number of electrons that can be filled in the outermost shell is 8 और outermost shell में maximum number जो accommodate हो सकते हैं वो है 8, ठीक है। and electron cannot be filled in a shell unless the inner shells are filled, means पहले हम k shell में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, then l, then m and n, ठीक है। सो अगर एक एटम के अंदर सपोज 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डायरेक्टली हम उसको सेकंड शेल में नहीं डालेंगे, फर्स्ट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द फर्स्ट शेल, सो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। सो दिस वाज बॉहर एंड ब्यूरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।